हाय स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये चल रहा था और इसमें आज डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम वेक्टर m से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग कोई मैग्नेटिक डाइपोल जैसे कि कोई मैग्नेट, कोई करंट कैरिंग कॉइल, कोई करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग सोलेनोइड को अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में थीटा एंगल पर प्लेस कर देते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया, देन जो साइन थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर ये साइन 90 होगी जिसकी वैल्यू 1 होती है, और ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा होगी। इसलिए जब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 साइन थीटा की, तो आप देखेंगे कि यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से ये मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो जो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये होगा टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू m इंटू बी। यहाँ से हम, क्योंकि साइन थीटा तो 1 हो गया, यहाँ से हम लोग m मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू टॉ मैक्सिमम अपॉन B, ये होगा। यहाँ से आप डिफ़ाइन करेंगे इसको, आप लिखेंगे कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर आपने मैग्नेटिक डाइपोल को फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस किया है एंड B इज इक्वल टू 1 टेस्ला, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसका मैग्नीट्यूड है 1, तो अगर ये 1 हो गया तो आप देखेंगे यहाँ से कि देन जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा टॉ मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ, डेफिनेशन ये हुई कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल, इसका मतलब ये हुआ कि कोई मैग्नेट है, कोई करंट कैरिंग कॉइल है, कोई करंट कैरिंग लूप है, कोई करंट कैरिंग सोलेनोइड है, अगर हम लोग उसको यूनिट मैग्नीट्यूड वाली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस कर देते हैं फील्ड में, तो जितना मैक्सिमम टॉर्क वो एक्सपीरियंस करता है उसका मैग्नीट्यूड ही उस मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। और आप पढ़ चुके हैं कि जो इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जो इसकी होती है वो होती है m इजिकल टू NIA से, इसलिए एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। तो इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वो आर्टिकल ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखिए कि कोई सर्कुलर ऑर्बिट है, आप जानते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, तो वो एक करंट लूप फॉर्म करते हैं, और जो करंट लूप्स होते हैं वो बिहेव करते हैं एक मैग्नेट की तरह। कल मैंने बताया था आप लोगों को, तो क्योंकि वो बिहेव करते हैं एक मैग्नेट की तरह, इसलिए उनमें एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो हम लोग वही निकालने वाले हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन,
ये वो आर्टिकल। अब आप देखिए कि एक ऑर्बिट है और उसमें ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। आप देखेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो, देखिए अगर ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है O, तो इस सेंटर O के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन है इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा, ये पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर R, ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर। जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इसकी पोजीशन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। तो आप देखेंगे भाई कि ये इसकी वेलोसिटी होगी, ये इसकी वेलोसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E यानी माइनस E, इसका जो मास है ये है m, ये होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी यहाँ पर वो फ्लो होगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि इस करंट लूप में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो फ्लो हो रही होगी ये करंट होगी। ठीक है भाई, ये तो करंट होगी, ये करंट होगी। उसके बाद जब ये करंट डायरेक्शन होगी, अगर इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है तो करंट ये होगी। राइट हैंड कर्ल रूल से मैंने बताया था कि अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट कैसे है, ये, तो जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को। तो इसलिए जो यहाँ पर इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट लूप फॉर्म हो रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इसके प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में, इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप देखिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है वेक्टर L, ठीक है, ये होता है। अब R क्रॉस V किस डायरेक्शन में होगा? आप देखिए, आपको ध्यान होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो राइट हैंड स्क्रू रूल होता है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ R आउटवर्ड ये, और V डायरेक्शन ये, अगर यहाँ पर स्क्रू रखें और घुमाएं R क्रॉस V, कैसे? आप देखिए डायरेक्शन R की है और R क्रॉस V, अगर आप लोग ऐसे इसको घुमा रहे हैं यहाँ रखकर ये, तो आप देखेंगे कि जो स्क्रू होगा वो खुलेगा और स्क्रू खुलने की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वेक्टर L वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो वेक्टर L होगा एंगुलर मोमेंटम ये होगा इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L इज इक्वल टू R क्रॉस P। R क्रॉस P डायरेक्शन वही होगी जो R क्रॉस V की डायरेक्शन होती है, क्योंकि आप जानते हैं R और P का मतलब है M V वेक्टर। तो आप देख रहे हैं कि जो R क्रॉस V की डायरेक्शन होगी वेक्टर R डायरेक्शन ये, V की डायरेक्शन ये, तो R क्रॉस V की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन वेक्टर L की होगी। ठीक है, अब आपको जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है ये निकालना है, कितना होगा। ये है इसका मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, ये आपको निकालना है। तो आप देखो जानते हो
कि जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा इसमें इस तरह से तो करंट फ्लो होगी इसके अंदर। आप जानते हैं I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर स्मॉल टी टाइम में क्यू चार्ज का फ्लो हो गया है तो हम लोग यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी है v और इसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है, ये टाइम लग रहा है कैपिटल टी। तो आप लिखेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू, ये कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस एक रोटेशन में 2 पाई r, अगर रेडियस इसकी r है तो 2 पाई r, और अपॉन स्पीड है v तो 2 पाई r अपॉन v, ये इसका टाइम पीरियड होगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी इस करंट लूप में वो कितनी होगी, आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन करंट लूप, तो आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू जो होता है वो होता है Q अपॉन टी। इलेक्ट्रॉन यानी E चार्ज फ्लो हो रहा है कैपिटल टी टाइम में, और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा E डिवाइडेड बाई 2 पाई R अपॉन V। ये पुट करा आपने फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 की हेल्प से ये लिखा आप लोगों ने, ये पहुँचेगा ऊपर तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू वी अपॉन 2 पाई R, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद जब करंट आपके पास निकल आई तो आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये होता है M इज इक्वल टू NIA। तो आप लिखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू NIA, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है M इज इक्वल टू NIA। तो वैल्यू पुट करेंगे, देखिए जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, लूप है तो फॉर लूप N इज इक्वल टू कितना होगा 1, तो ये नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा 1 इंटू I की वैल्यू लिख देंगे EV अपॉन 2 पाई R, ये हो जाएगा। और A है इसका एरिया, अगर सर्कुलर ऑर्बिट है, रेडियस है R, तो जो इसका एरिया होगा ये होगा पाई R स्क्वायर। एक R से एक R कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आप देखेंगे कि जो M की वैल्यू आएगी वो आएगी EVR अपॉन 2, EVR अपॉन 2, ये इक्वेशन नंबर 3। ये जो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास, ये वैल्यू M की निकल के आ रही है। अब हम लोग रिलेशन फॉर्म करने जाते हैं बिटवीन M एंड L। तो रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से L निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम, देखिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, आप लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला है L इज इक्वल टू R क्रॉस P, निकालें मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा R इंटू M इंटू V। इसका मतलब L इज इक्वल टू MVR, इक्वेशन नंबर 4। या तो ऐसे लिखिए, अदरवाइज़ आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था कि L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको ध्यान होगा और फ्रॉम L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था 11th क्लास में। I की जगह जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर हो जाएगा, तो आप लिखेंगे कि L इज इक्वल टू I की जगह m r स्क्वायर, ओमेगा होता है v अपॉन r, तो आप देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा m v r। तो चाहे आप कैसे भी निकालें, चाहे इस तरीके से निकाल लें चाहे ऐसे निकाल लें, L इज इक्वल टू m v r ये निकल के आता है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग 3/4, तो एक रेशो आएगा m और L का, आप लिखेंगे डिवाइडिंग 4/3, डिवाइडिंग इक्वेशन 4
बाई इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो आपको मिलेगा कि m अपॉन एल, m की वैल्यू है ई वी आर अपॉन 2, तो ई वी आर अपॉन 2 और डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू है एम वी आर, तो एम वी आर, तो आप देखेंगे कि v से v कैंसिल, r से r कैंसिल, ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेशो आएगा ये आएगा m अपॉन l इजिकल टू, ये होगा e अपॉन 2m। ये रेशो हमारे पास आता है, ये रेशो आता है, और इस रेशो को हम लोग गायरोमेट्रिक रेशो कहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में जो रेशो होगा इसको हम गायरोमेट्रिक रेशो कहते हैं, m अपॉन l, ये निकल के आ जाता है। या आप यहाँ से m निकाल सकते हो कि m इज इक्वल टू ई अपॉन 2m इंटू एल, ये भी आप कह सकते हो। लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो वेक्टर फॉर्म में आप देखिए कि m इस डायरेक्शन में और l इस डायरेक्शन में, कि m और l अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं, इसलिए इन वेक्टर फॉर्म तो आप लिखेंगे वेक्टर m इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m इंटू वेक्टर l, ये इसकी वेक्टर फॉर्म निकल के आती है। तो ये सारे फॉर्मूले, ये सारे रिलेशन इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। फिर बोर मैग्नेटॉन, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि बोर मैग्नेटॉन कैसे कहते हैं। बोर्स मैग्नेटॉन का मतलब होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, फर्स्ट बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे बोर्स मैग्नेटॉन। तो अगर उसको निकालना है आप लोगों को तो आप निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए जो रिलेशन है वो है m इज इक्वल टू ई अपॉन 2m इंटू एल। हम लोग जो एंगुलर मोमेंटम है इसको निकाल लें फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए। आप जानते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन होता है, हमारे पास जो बोर्स पोस्टुलेट हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की कंडीशन हुआ करती है वो होती है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी n h अपॉन 2 ये होगा। और फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होती है। आप लिखेंगे वी हैव फ्रॉम कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन of Bohr's orbit कि जो एंगुलर मोमेंटम है L वो n h अपॉन 2 ये होता है, ये होता है। तो फॉर फर्स्ट बोर ऑर्बिट, फॉर फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, तो जो L होगा वो हो जाएगा h अपॉन 2 L इज इक्वल टू h अपॉन 2 पुटिंग दिस वैल्यू इन 5, putting this value in 5 we get
बोर्स मैग्नेटॉन। m इजिकल टू E/2m और L की जगह H/2 तो m इजिकल टू E/H/4πm। ये निकल के आती है वैल्यू बोर्स मैग्नेटॉन की। अब देखिए कि मैंने बताया था आप लोगों को कि करंट कैरिंग कॉइल है या करंट कैरिंग सोलेनॉइड है या करंट कैरिंग लूप है, तो ये सब एक मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं और इनका बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किसी भी मैग्नेट का होता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है या एक मैग्नेट है तो उनका बिहेवियर सेम होता है। आप देखिए कि मेरे पास अगर ये एक मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है इसका और ये नॉर्थ पोल है। ऐसे ही अगर मेरे पास ये एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ये एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ये यहाँ पर इस तरह से करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर। ये करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर। इस तरह से अगर आप देखें तो करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अगर मैं इस तरह से यहाँ पर लगा दूँ कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो करंट फ्लो होगी इस तरह से, तो करंट फ्लो होगी ऐसे। जब करंट फ्लो होगी ऐसे तो इसका मतलब कि करंट फ्लो होगी यहाँ से क्लॉकवाइज, और जब करंट फ्लो होगी क्लॉकवाइज ये, तो फिर ये बन जाएगा साउथ पोल। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज, ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। एंड रूल बताया था मैंने आप लोगों को एंड रूल के बारे में कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल, किसी भी करंट कैरिंग लूप या किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के जिस एंड से आप देखते हो, अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो देखिए मैंने ये एरो लगा रखे हैं, तो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है उसका ये एंड। इधर से देखेंगे आप लोग तो जो करंट फ्लो होगी ये फ्लो होगी दूसरे एंड में, ये फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो पोल वर्क करेगा, बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी होती है। जैसे ये मैग्नेट है बिल्कुल वैसे बिहेवियर इसका होता है। आप देखिए कि अगर चाहे इसको हम फ्रीली सस्पेंड कर दें चाहे इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो ये दोनों अर्थ सरफेस पर अलोंग नॉर्थ साउथ रुकती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी आयरन का एक आयरन बार लेके आते हैं, ये आयरन बार लेके आते हैं ये, तो ये तो अभी मैग्नेट नहीं है ना, अगर यहाँ पर से टच कराते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाया करती है और ये पोल इसका अपोजिट, यानी कि ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाया करता है। और यहाँ पर रखेंगे तो भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर लगाएंगे तो ये पोल ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। लाइक पोल्स जो होते हैं, अगर दो मैग्नेट लेके आएंगे पास पास, तो जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। इसके पास में अगर नॉर्थ पोल लेके आऊँगा तो रिपेल करेगा और साउथ लाऊंगा तो अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। दोनों ही जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अगर हम लोग इसको तोड़ते जाते हैं तो दोनों पोल्स को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर एक छोटा पीस बचेगा तो उसमें भी दोनों पोल्स होंगे,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होंगे। ऐसे अगर हम इसको काटते चले जाएं और करंट कैरिंग कॉइल रहे, अगर सिंगल लूप भी रहेगा तो कल मैंने बताया था कि एक तरफ से देखेंगे तो करंट उस लूप में क्लॉकवाइज और दूसरा से देखेंगे तो करंट उसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, और इसलिए वो एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, उसमें दोनों पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल होता है उसका कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता है, चाहे तो ये मैग्नेट हो और हमारे पास चाहे ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो। तो ये इनके जो बिहेवियर होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर हुआ करते हैं। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम लोग बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं। उनको ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक कंपास नीडल लेते हैं और कंपास नीडल को इसके आसपास के रीजन में रखते हैं। जब आसपास के रीजन में रखते हैं तो जो कंपास नीडल होती है वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। जो टॉर्क, मान लीजिए कंपास नीडल ये है, यहाँ रखा, छोटी सी होगी हालांकि वो, तो उसका जो साउथ पोल है वो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ रिपल करेगा, तो नॉर्थ यहाँ जाएगा, साउथ यहाँ जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट रीजन में वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी और घूमती जाएगी। हम लोग जो नॉर्थ टिप होगी उसकी टिप पर हम पेंसिल से निशान लगाते चले जाएंगे और सारे जो हमने निशान लगाए हैं, पॉइंट लगाए हैं, उनको स्मूथ कर्व से मिला देंगे, तो वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, आपको ध्यान होगा, आपने ड्रॉ की हो शायद किसी क्लास में, तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी और फिर ये क्लोज लूप फॉर्म करेंगी, ये इस तरह से। ये है, और ये भी मिल जाएंगे आगे जाके, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो क्लोज लूप भी फॉर्म करेंगी। अगर हम लोग इसकी जो नीचे मैंने बनाया हुआ है, अगर इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँगा तो ये भी फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी और अंदर फिर आके मिल जाएंगी इस तरह से। ये तो बहुत सिमिलरिटी, आप देखिए ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बताया आप लोगों को कि अगर मैं किसी भी प्लेस पर, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर रखी है कंपास नीडल, ये रखी कंपास नीडल, तो आप देखेंगे इसका नॉर्थ ये होगा, इसका साउथ ये होगा। यहाँ रखी कंपास नीडल, तो आप देखेंगे उसका नॉर्थ ये होगा, साउथ ये होगा, और नॉर्थ पर हम निशान लगाते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ आप समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज़ ये हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो रियल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। दूसरी बात ये कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हुआ करती है वो हमेशा होती है साउथ टू नॉर्थ। तो जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो हमेशा उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इससे अगली बात ये आती है कि अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी भी पॉइंट पर रखे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था वो टेंजेंट। तो यहाँ पर भी वही बात है कि अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो उस पॉइंट पर रखे एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये एक इमेजिनरी बात है, कहीं पर भी एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल नहीं हो सकता है, ये केवल एक इमेजिनेशन है। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं आपको बता दूं।
उसके अलावा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पर भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और जो दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे वो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती है, इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। ये क्लोज का फॉर्म करेंगी। आप ये देखिए ओपन नहीं है, ये क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्लोज कर्व भी फॉर्म करेंगी, जो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट या इनसाइड द सोलेनोइड साउथ टू मूव करती हैं, इसलिए क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ध्यान होगा कि क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती थी। इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती थी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पर जो मोनोपोल्स हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनका एग्जिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कहीं पर भी आइसोलेटेड नॉर्थ पोल या आइसोलेटेड साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं करती हैं, वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। आप देखिए कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस होती हैं, वहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी एक्सिस पर, उसके अंदर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके अलावा आप देखिए कि पोल्स के पास ये जो फील्ड लाइंस हैं ये कंपैरेटिवली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंपैरेटिवली पास हैं, और आगे जा रहे हैं तो दूर दूर हो रही हैं, इसलिए जो पोल्स होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, दूर एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये डेंसर होती हैं, पास होती हैं, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। जहाँ पर रेयर होती हैं, दूर दूर होती हैं, वहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जहाँ पर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस होती हैं वहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। जहाँ पर ये नहीं होती हैं वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। अगर कोई भी फील्ड लाइन नहीं है, जैसे नल पॉइंट अगर आप देखें तो नल पॉइंट पर कोई भी फील्ड लाइन नहीं होगी, तो उस पॉइंट पर ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये इनकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा आप देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और ये एक रॉड है या मैग्नेट है पता नहीं, अब बात ये आती है कि भाई आपको ये बताना है कि इन दोनों में से जो दो चीज़ें दी गई हैं आपको रॉड की फॉर्म में, इनमें से एक तो मैग्नेट है, दूसरी मैग्नेट है, या ऐसे ही एक आयरन बार है। तो आप ये सोचें कि भाई हम लोग ऐसे देखें कि ये इससे चिपक गया, अट्रैक्ट कर लिया इसने इसको, तो ये भी मैग्नेट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप देखिए कि अगर ये मैग्नेट है और आपने इसको टच किया तो इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन इसे प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर ये नॉर्थ पोल है तो टच कराएंगे तो ये साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर आप इसको उलट देंगे, पलट देंगे इस तरह से, और अब टच कराएंगे, और अगर अब भी ये अट्रैक्ट होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेट नहीं है, ये आयरन बार है। क्योंकि जैसे अब आप टच कराएंगे यहाँ पर, तो अगर ये नॉर्थ पोल था तो अब ये साउथ पोल बन जाएगा। लेकिन अगर आपने टच कराया ऐसे करके और अब ये रिपेल होना शुरू हो गया, अभी रिपेल चिपक नहीं रहा आपस में, रिपेल हो रहा है, तो दोनों मैग्नेट हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो कभी भी मैग्नेटाइजेशन का टेस्ट नहीं होता। जो डेफिनेट टेस्ट है वो रिपल्शन होता है, क्योंकि अगर ये दोनों मैग्नेट हैं तो जो लाइक पोल्स हैं वो हमेशा रिपेल करेंगे, और यही टेस्ट बिल्कुल डेफिनेट टेस्ट होता है मैग्नेटाइजेशन का, ये देखने का कि जो दूसरी चीज़ है, एक तो मैग्नेट है ही, जो दूसरी रॉड है वो मैग्नेट है या सिंपली एक आयरन बार है। तो आज की वीडियो में इतनी रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस यूनिट के उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।